हेलो। हाँ जी मैडम देखो बताएं। नमस्कार सभी साथियों को, सभी बहनों माताओं को जो आज हमारे मिशन शक्ति कार्यक्रम में इस वर्चुअल मोड से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आभार देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार का, यूपीसीडा का और आरएम ऑफिस अलीगढ़ का, जिनके माध्यम से यूनिट को हम कनेक्ट कर पाए हैं और इस मिशन शक्ति प्रोग्राम को आज वर्चुअली हम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको दे दूं। अर्पिता श्रीवास्तव राय जो कि अभी अभी हाल में ही मिसेस इंटरनेशनल ग्लैमर प्रेजेंट से इन्होंने को अवार्ड भी मिला है बेस्ट स्पीकर के लिए, ये हमारे साथ आज जुड़ी हैं। और सारी महिलाओं को किस तरीके से स्वावलंबन महिलाएं हो सकती हैं, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, किस तरीके से हमें बिहेव रखना है, किस तरीके से हमें लाइफ में चलना है आत्मनिर्भरता की तरफ, स्वावलंबता की तरफ, और अगर किस तरीके से कोई गतिरोध आते भी हैं तो हमें किस तरीके से बिहेव करना है। इन सब बातों पे अर्पिता जी चर्चा करेंगी और अर्पिता जी जब कंक्लूड करेंगी तो मैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताऊंगा। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा अर्पिता जी अपने कार्यक्रम शुरू करें। और धन्यवाद सभी माताओं को, सभी बहनों को। अर्पिता जी प्लीज। धन्यवाद प्रदीप जी मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार हमारी सारी उपस्थित बहनों को। मैं अर्पिता श्रीवास्तव राय स्वागत करती हूं आप सभी का इस उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं औद्योगिक क्षेत्र अलीगढ़ द्वारा आयोजित वेबिनार मिशन शक्ति कार्यक्रम में। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगी, सबसे पहले आप गौरवान्वित हो कि आप एक महिला हैं, क्योंकि आज का शीर्षक महिला सशक्तिकरण है। और मैं अनुरोध फिर से भी करना चाहूंगी कि आप और हम मिलकर अपने भारत को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संकल्प लें कि महिलाओं की उन्नति की ओर अग्रसर हों और शोषण और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने की शक्ति महिलाओं को प्रदान करें और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। मेरी प्यारी बहनों, महिलाओं के हित और महिला सशक्तिकरण के विषय को मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, तो फिर से आप सभी का स्नेह चाहूंगी। तो आए एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के हित में काम करें और अपने भारत को एक विकसित देश बनाएं। किसी ने खूब कहा है, कोई भी देश समाज तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक नारियां उपेक्षित, शोषित एवं पिछड़ी रहेंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि नारियां सशक्त थीं, सशक्त हैं और सशक्त रहेंगी। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक कथन से शुरुआत करना चाहूंगी आप सबके समक्ष, जब उन्होंने कहा था नारी सशक्तिकरण के विषय पर कि भारतीय महिला इस तरह से बहुत से कई कार्य करती हैं, वे इतनी सशक्तिशील हैं कि आगे उनको और उनकी शक्तिकरण की जरूरत नहीं है। तो ये विश्वास है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को हम सब से, तो हमें भी ऐसे कार्य करना चाहिए और हमें भी एक साथ कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए कि हम उनके इस सपने को मिलकर साकार कर सकें। तो सबसे पहले आइए मैं चर्चा करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण की जरूरत क्यों पड़ी। तो थोड़ा सा आपको एक हाईलाइट करना चाहूंगी कि जब तक देश की आधी आबादी सशक्त नहीं होगी, हम विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। समय की मांग है और समाज की जरूरत भी, महिला को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, अपनी निजी स्वतंत्रता और खुद फैसले लेने के लिए महिला को अधिकतर देने की महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। अब आप मुझसे पूछना चाहेंगी कि, या मैं
आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं इस शब्द से, महिला सशक्तिकरण। तो मैं थोड़ा सा आपको व्याख्यान करना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण मुख्य रूप से महिलाओं को स्वतंत्र बनाने की प्रथा को संदर्भित करता है, ताकि वे स्वयं निर्णय ले सकें और साथ ही बिना किसी पारिवारिक या सामाजिक प्रतिबंध के अपने जीवन को संभाल सके। सरल शब्दों में ये महिलाओं को अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकास की जिम्मेदारी लेने का अधिकार देती है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को समाज और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की में बराबरी का मौका मिल सके, जिससे वह समाज स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। समाज में अनेक वास्तविक अधिकारों को प्राप्त कर सके, जिनके लिए सशक्त बनाना ही महिला सशक्तिकरण मेरे हिसाब से इसकी सही डेफिनेशन होगी। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि आखिर ये महिला सशक्तिकरण आज हम सब लोग आप देखेंगे बात कर रहे हैं, इसकी उपज कहाँ से हुई। तो मैं आपको बता दूं कि महिला सशक्तिकरण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और फिर महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई थी। भारत सरकार ने समाज के लिए आधारित विभिन्नताओं को दूर करने के लिए एक महान महिला कल्याण नीति 1958 में अपनाई, और इसी से महिला सशक्तिकरण की शुरुआत हुई। आज के समय में महिला सशक्तिकरण एक चर्चा का विषय है, खासतौर से पिछड़े और प्रगतिशील देशों में, क्योंकि उन्हें इस बात का काफी बाद में ज्ञात हुआ कि बिना महिलाओं तरक्की और सशक्तिकरण के देश की तरक्की संभव नहीं है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आयों, संपत्ति और दूसरी वस्तुओं को उपलब्धता से है। इस सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा कर सकती हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसके लिए हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो मैं आपको पहले तो हाइलाइट्स दूंगी, उसके बाद मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी कि भारत सरकार ने कौन कौन सी नीतियां आयोजित की गई। सबसे पहले, केंद्रीय सरकार की कई योजनाएं केवल महिलाएं के लिए हैं। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि महिला भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। वैसे भी हर क्षेत्र में महिला ही भारी पड़ती जा रही हैं। इस चीज के लिए हमें शुक्र गुजार होना चाहिए। आइए जानते हैं मोदी सरकार की महिलाओं को लेकर कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं। सबसे पहले मैं प्रकाशित करना चाहूंगी प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए मोदी सरकार की सबसे सफल उज्ज्वला योजना है, जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया के इस योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर गृहिणियों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाती है। अब तक देश में 8.3 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। 1 फरवरी 2021 को विभिन्न मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में उज्ज्वला योजना का लाभ 1 करोड़ और लाभार्थियों तक पहुंचाने की घोषणा की थी। हर एक कनेक्शन पे 1600 रुपीस की सब्सिडी दी गई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार तेल कंपनियों को हर एक कनेक्शन पर 1600 रुपए की सब्सिडी देती है। इसके बाद जो दूसरी योजना है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की थी। इस योजना का उद्देश्य बालिका लिंग अनुपात में गिरावट रोकना एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। ये योजना भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है। ये योजना उन महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं। अगर कोई महिला ऐसी किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है तो उसे पुलिस, कानून, चिकित्सा जैसी सेवाएं दी जा सकती हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया गया है जो 181 है। इसके बाद मैं तीसरी योजना का उल्लेख करना चाहूंगी जो कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना है। इस योजना के तहत 100% तक अस्पतालों या परीक्षित नर्सों की निगरानी में महिलाओं के प्रसव को किया जाता है ताकि प्रसव के दौरान मां और उसके बच्चे के स्वास्थ्य की उचित देखभाल की जा सके। सुरक्षित मातृत्व आसान सुमन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के जीवन सुरक्षा के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य माता और नवजात शिशु की मृत्यु को रोकना है। इसके बाद मैं चर्चा करना चाहूंगी फ्री सिलाई मशीन योजना की। जो महिला सिलाई कढ़ाई में रुचि रखती हैं उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से फ्री सिलाई मशीन योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को आर्थिक रूप से कमजोर महिला उठा सकती हैं। भारत सरकार की तरफ से हर राज्य में 50,000 से अधिक महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु की महिला आवेदन कर सकती है। इसके बाद महिला शक्ति केंद्र योजना। यह योजना महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से साल 2017 को लॉन्च की गई थी। यह योजना महिलाओं के संरक्षण और शक्तिकरण के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत गांव-गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव करने का काम किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं ये गांव-गांव में बहुत प्रसिद्ध योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की। यह स्कीम 10 साल से कम उम्र की लड़कियों बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए है, यानी लड़कियों की सुरक्षित भविष्य के लिए यह बचत योजना है। किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपनी 10 साल के कम उम्र की बेटी के लिए अकाउंट खुला सकते हैं। स्कीम पूरी हो जाने के बाद सारा पैसा उसे मिलेगा। तो ये तो कुछ हाइलाइट्स थे जो मैंने आपको प्रस्तुत किए। आज अगर मैं आपको और भी बताना चाहूंगी कि महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए महिला आरक्षण बिल 108 संविधान संशोधन का प्रयास होना भी बहुत अनिवार्य है। दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं को सक्रिय रूप से भागीदारी बनाने के लिए कुछ प्रशिक्षित सीटों पर आरक्षण भी दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस पे जो महिला सशक्तिकरण टॉपिक है, मैं जानना चाहूंगी जो उपस्थित महिलाएं हैं अगर वो कुछ अपना योगदान दें तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन लगेगा, वरना तो ऐसा लगेगा कि एक मैं टीचर हूँ बाकी सब स्टूडेंट्स हैं। तो मैं अपना आगे कार्यक्रम शुरू करती हूँ। इससे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोगों के जो प्रेजेंट हैं यहाँ पे अगर 2 शब्द भी बोलें कि महिला सशक्तिकरण पे उनके क्या विचार हैं। अंजू जी, सबसे पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि आप प्लीज अपना कुछ विचार व्यक्त करें ताकि मुझे लगे कि हाँ मुझे लोग सुन रहे हैं। सबसे पहले मैडम मैं आपसे अनुग्रह करूंगी अपने विचार व्यक्त करने के लिए। मैडम म्यूट, आप म्यूट पर हैं।
मैडम आप म्यूट पर हैं, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ जी, अब बोलें। अब आ रही अब है बोले मैडम? मैडम। हेलो मैडम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब हाँ आ रही मैडम, है, बोले अंजू जी। हम मैं चाहती हूँ, बिल्कुल आपने जो बात बताई है बिल्कुल सही बात कही है कि नारी को इतना वो होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए कि आजकल जैसे जेंट्स दबाते हैं करते हैं, तो अपने में इतने टैलेंट्स होने चाहिए कि वो अपने आप सब चीज संभाल ले, घर को और बाहर सब संभाल लीजिए, किसी के डिपेंड ना, जेंट्स के ऊपर बिल्कुल डिपेंड ना रहे। नहीं तो जेंट्स अपने को वो समझते हैं। और मैं तो चाहती हूँ जैसे जैसे मार्केट जाती है या बस में करती है, जैसे हुआ था उनका दिल्ली में इतना बड़ा कांड हुआ था, बस में करा था, तो हमें जैसे वो जूडो कराटे भी सीख लें, जैसे हम अपने कम से कम थोड़ी बहुत तो हाथापाई करके हम अपनी सेफ्टी तो करें, सब कुछ करें, उनके बिल्कुल जेंट्स के ऊपर हम बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। डिपेंड ना रहे। लेकिन मैडम मैं कहना चाहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक महिला को एक महिला का दोस्त होना पड़ेगा अगर हम महिला सशक्तिकरण को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। पुरुष से हम क्यों, जी मैं कह रही हूँ एक महिला को ही महिला का क्या कहते हैं सपोर्ट करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि महिला हाँ सशक्तिकरण हाँ, सक्सेसफुल एक हो। दूसरे का साथ दें, पर हाँ अब थोड़ा जी, सा वो हो गई है लेडीज, नहीं तो पहले तो बिल्कुल घर में दबी रहती थी, अब तो काफी हम दे बताते हैं जिसे इसी के माध्यम से कि ना थोड़ा सा अपने आप में सेल्फ डिपेंड बनिए, किसी के ऊपर मतलब आपस में हम दूसरे को समझाएं करें कि ये बात होनी चाहिए, ऐसे हमें स्वावलंबन बनना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, जिससे हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, बिल्कुल भी। घर को भी हमें अपना चलाना है या जो ऑफिस वगैरह में सर्विस करनी है तो बिल्कुल बोल्ड होके करें, सर्विस वगैरह भी करें या कुछ भी करें। बहुत अच्छा लगा मैडम, आपने अपनी विचार हम सब लोगों से साझा किया। बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि हम अपनी इच्छुकता दिखाते हैं कि हम कितने हम्म, सीरियस हैं इस टॉपिक को लेकर के। हम बिल्कुल धन्यवाद ये अंजू जी मतलब अपनी आपके। विल पावर बिल्कुल दबा के ना चलें, हमारी भी कोई इच्छा है जाने की, आने की या कुछ करने की, नहीं तो हम दबे रहती थी, हम जैसे बिल्कुल दबा के अपने सेल्फ डिपेंड होके सेल्फ अपना सारा कुछ करें हम अपना। अंजू जी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम इस युग में हैं, हमारी हम्म, सरकार ऐसी है जो नारी को प्रबल बिल्कुल और सशक्तिकरण करने में मदद कर रही है। तो मदद अब कर रही है ये हमारी। हम पे निर्भर होता है कि हम उसको कितना अपने परिश्रम से साकार कर पाते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमें अंजू जी, यही चाहते हैं कि धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू। कृष्णा जी, बता आपसे कृष्णा मिलके गुप्ता जी, आप मुस्कुरा रही हैं, कृपा करके आप भी अपने विचार व्यक्त करें नारी सशक्तिकरण पे, आपका क्या सुझाव है? बोलना चाहेंगी? जी, राधे राधे सभी के लिए। राधे राधे। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी मोदी जी, योगी जी के लिए, बिल्कुल सही। जिन्होंने जिन्होंने अपने 7 वर्ष के कार्यकाल में पूरे देश की काया पलट दी। इतना बिल्कुल सही। इन्होंने इतना इन्होंने महिलाओं के लिए जागरूक किया, महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं लेके आए, जिससे महिलाएं लाभान्वित भी बहुत हो रही हैं और अपना इंडिपेंडेंट भी मतलब सेल्फलेस हो रही हैं। तो वास्तव में हम महिलाओं के लिए पहले जो 60 साल से अनादर होता था, महिलाओं की कोई भी इज्जत नहीं थी, कम से कम भाजपा के शासन में, मोदी जी के, योगी जी के शासन में हम महिलाओं की सुरक्षा का भी पूरा कवच उनके हाथ में है, लिया है उन्होंने, और बहुत अच्छे से हम लोगों की सबके लिए देखभाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि गरीब महिलाओं के लिए तो इतना लाभ पहुंच रहा है कि शायद ही पहुंच पाया हो, 70 सालों से तो कहीं पहुंचा नहीं है। जैसे उज्ज्वला योजना, कम से कम उज्ज्वला योजना 1,47,00,000 महिलाओं ने गैस कनेक्शन फ्री में लिए हैं, और उन महिलाओं ने भी बहुत मतलब योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए दोनों की सराहना की है। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए उन्होंने जो सुमंगला योजना बनाई है, वह भी अपने जी आप में एक बहुत अच्छी योजना है। और 370 धारा हटाई, और तलाक जो मुस्लिम महिलाओं के लिए था, इसकी तलाक की वो कानून लेके आए। ये तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात थी, जो कि महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस करती थी, इस समय सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनके मन में भी धारणा आई है कि हाँ, योगी मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। और उसके अलावा सामूहिक विवाह योजना भी इन्होंने चलाई, जो जी
निर्धन कन्याओं के लिए 35,000 रुपए मिलते थे, अब 51,000 रुपए बढ़ रहे हैं। पेंशन में भी बढ़ोतरी की है। जी। तो महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर कार्य किया है और मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाएं जागरूक भी हो रही हैं और लाभ भी ले रही हैं। मैं धन्यवाद पुनः देना चाहूंगी योगी मोदी जी के लिए, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण के लिए इतनी योजनाएं चलाई और सब लाभान्वित हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे इतना मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हम भले एक प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन हमारी नारियां पहले से ही सशक्त हैं, पहले से अवेयर है, उनको सारे स्कीम सारी योजनाएं पता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये आप सोच नहीं सकती कितनी खुशी की बात है हम सब के लिए कि हम भले आपको शिक्षित कर रहे पर आप ऑलरेडी हैं, हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। इसे कहते हैं सक्सेसफुल स्कीम कि डोर टू डोर सबको पता है कि क्या लाभ उठाना है। सो तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आपका कृष्णा जी, अपने विचार को हमारे सामने साझा करने के लिए। धन्यवाद। वेल और कोई है जो अपने विचार व्यक्त करना चाहेगा तो कृपा करके आगे आए। राजश्री अग्रवाल जी हैं जो मुझे दिख रही है, कृपा करके मैडम अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप भी अपना योगदान दे सकती हैं। जैसा कि कृष्णा जी ने कहा, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सी स्कीम्स हैं, वैसे तो मैंने बहुत संक्षेप में प्रस्तुत किया, लेकिन बिल्कुल सही, देयर इज अ वन स्कीम जो कि उत्पीड़न से है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम है आपके गवर्नमेंट की, जिसमें कि ये निर्भया के बाद क्या कहते हैं, ये स्कीम को लाया गया था, जिसमें कि मैंने अभी पहले वर्णन भी किया था कि 181 हेल्पलाइन है, जिसमें कि पीड़ितों को जो है वो चिकित्सा, कानूनी और परामर्श से सहयोग मिलती है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जो महिलाएं समाज में अपना योगदान दे रही हैं अपने कार्यों से, उसके लिए नारी सम्मान पुरस्कार भी सरकार ने प्रस्तुत किया है। वे स्पेशली ग्रामीण महिलाओं के लिए ये स्कीम है जो अपने कार्यों से कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और अपने लिए करना चाहती हैं। तो आइए मैं एक जिस्ट देना चाहूंगी बहुत शॉर्ट में कि आखिर ये महिला सशक्तिकरण क्या है, अगर मैं समराइज करना चाहूं, या स्कीम्स के दौरान क्या उद्देश्य क्या है। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है। लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूर्व भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। पुरुष और महिला को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने की जरूरत है। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उत्थान राष्ट्र की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। महिला और पुरुष के बीच की असमानता कई समस्याओं को जन्म देती है और शक्तिकरण को लाने के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों से अवगत होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। महिलाओं के सशक्त होने से पूर्व समाज अपने आप सशक्त हो जाता है। महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिए लड़कियों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरूरत है। और मैं आप सबके सामने एक और कथन पेश करना चाहूंगी। किसी ने खूब कहा है, महिला सशक्तिकरण देश के विकास का मार्ग है, सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज। येन मिनार ने बहुत, मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी, मुझे बहुत पसंद आया था ये कोट उनका, कि एक महिला पूर्ण चक्र है, उसके भीतर सृजन, पोषण और परिवर्तन करने की शक्ति है। और जब तक महिला को आप उसका हक, उसका अधिकार, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो देश का भी उद्धार नहीं हो पाएगा। इसीलिए महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। आपके सामने मैं एक आंकड़ा भी प्रस्तुत करना चाहूंगी कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि अपने दूसरों देशों से हमारा आंकड़ा बहुत कम है।
अगर हम विदेशी आंकड़े पे जाएं तो जो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कुछ 22% है और हमारा भारत का आंकड़ा सिर्फ 8% है। तो आप देखिए कहाँ 8% और कहाँ 22%, कितना बड़ा गैप है। तो बहुत स्कोप है हमें आगे बढ़ने के लिए और शायद यही प्रयास है हमारी सरकार का जो इस मिशन शक्ति के कार्यक्रम से उपलब्ध करना चाहती है कि हमारी शक्तियां मिशन शक्ति के माध्यम से आत्मनिर्भर बने और यही कोशिश हम सबकी है। धन्यवाद हमें मुझे सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और मैं अब आगे बढ़ाते हुए प्रदीप जी, कन्वीनर आत्मनिर्भर भारत लर्निंग को बुलाना चाहूंगी कि वो आपसे कुछ साझा करें मिशन शक्ति प्रोग्राम के बारे में। प्रदीप जी। रिकॉर्डिंग करनी सुनने की गैरेज में। प्रदीप जी आप म्यूट पर हैं, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। धन्यवाद अर्पिता जी एंड धन्यवाद अंजू मैडम एंड कृष्णा मैडम, आप लोगों ने साझा किया किस तरीके से सरकार रैली में काम कर रही है और आप तक जो स्कीम्स हैं या जो भी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की आप तक पहुंच पाएंगी। दो बातें बताऊंगा, जैसे मैडम अर्पिता मैडम कह रही थी और कृष्णा मैडम भी बता रही थी, जो उजाला स्कीम है इसने रैली में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अगर देखा जाए तो हमारी महिलाएं, आप गांव में जाएंगे तो पहले अगर गांव का परिवेश जो है उस परिवेश में यूजुअली चूल्हा जलता था और चूल्हा जलने से जो खाना बनता है और यूजुअली जो गैस से जो खाना बनता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहली चीज, चूल्हा जलने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए जो समय लगता है, खाना बनने में जो समय लगता है, एक तो वो कम हो गया। दूसरी चीज, चूल्हे के कारण जो स्वास्थ्य में अलग अलग तरीके से तकलीफें महिलाओं को हो रही थी वो एकदम खत्म हो गई। इन दो कारणों से ये ऐसा हुआ कि महिलाएं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने खुद के लिए अब समय निकाल सकती हैं। उजाला स्कीम का अगर देखा जाए तो इस तरीके से उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो यूज है, उसका जो सही तरीके से यूज हो पाया औरतों को, वो इसलिए हो पाया और इसीलिए औरतों ने उसको बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा भी की। दूसरी चीज आपने देखा होगा, जैसे हम लखनऊ में देखते हैं और शहरों में भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने और इसी तरीके से क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई प्रदेशों में एक स्कीम चलाई थी जिसके माध्यम से जो महिला बहनें हैं उनको उन्होंने ई रिक्शा दिए थे। पूरी स्कीम 100% सब्सिडाइज था, पैसा नहीं लिया गया था महिलाओं से, लेकिन महिलाओं को सशक्त करने के लिए या आत्मनिर्भर करने के लिए मैं कहूँगा, जिससे कि वो जो है वो जो लाइवलीहुड का जो प्रोग्राम है उनका, वो अपने आप को इस तरीके से कर सकें कि उनकी जो भी आमदनी होती है 5 से 10 हजार रुपए तक की जो महीने की आमदनी है, जेंट्स को इकट्ठे अलग से तो जो मिल रहा है वो तो अलग मिल ही रहा है, लेकिन इन्होंने ये एक नोशन क्रिएट कर दिया कि जो ड्राइवर्स का काम है वो सिर्फ जेंट्स का ही नहीं है, वो महिलाओं का भी काम है और महिलाएं भी उस काम को कर सकती हैं। मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं भी खुद 2-3 बार हजरतगंज के इलाके में जब बाहर निकला हूँ तो महिलाओं को ई रिक्शा चलाते हुए देखा हूँ और अच्छी बात है। अगर महिलाएं हर फील्ड में अगर पायलट बन सकती हैं, महिलाएं बैंक में काम कर सकती हैं, महिलाएं सेना में जा सकती हैं, तो महिलाएं ई रिक्शा भी चला सकती हैं। आज की महिलाएं तो अब तो नॉट ओनली ये सब कर रही हैं, अब तो एनडीए में भी जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो महिलाएं एनडीए के थ्रू से भी अफसर्स के लिए भरेंगी। ऑफकोर्स पहले इससे पहले सीडीएस के थ्रू भरा करती थी, लेकिन अब 12वीं पास होने के बाद ही महिलाएं जो है वो एनडीए का एग्जाम भी दे पाएंगी। तो ये सब ये जो स्कीम्स हैं या ये जो रुझान है उत्तर प्रदेश सरकार का और मोदी जी की गवर्नमेंट का महिलाओं के प्रति, ये कहीं ना कहीं ये दर्शित करता है कि सरकार जो महिलाओं के उत्थान के लिए सोचती है, उनके काम के लिए सोचती है। जैसा कि कृष्णा गुप्ता जी मैडम ने बताया कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक मापदंड या एक के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये कि ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है वो मुद्दा इसलिए उठा कि वो महिलाओं ने उठाया, वो मुद्दा सरकार ने वो मुद्दा बाद में टेकअप किया, पहले महिलाओं ने वो मुद्दा उठाया कि उनके साथ तकलीफ होती है। सरकार एक कदम बढ़ के आगे आई उनको सपोर्ट करने के कि हाँ अगर ऐसा मामला आता है और संज्ञान में होता है, कानून के संज्ञान में ये बातें आती हैं
तो सरकार इस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी और सरकार उस एक्ट के अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेगी। 2-3 चीजें जो और सरकार ने अच्छी की हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना। अगर आप ईपीएफओ ईएसआईसी के माध्यम से सपोर्ट नहीं पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के माध्यम से कम जब ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं या कोई इंसिडेंट हो जाता है, जान चली जाती है या अंग हमारा कहीं किसी तरीके से हम ऑर्गन अपना लूज कर देते हैं, किसी का हाथ कट गया, किसी का पाँव कट गया या अंधे हो गए, किसी भी माध्यम से, और इवन या तो अगर किसी का इंतकाल हो गया है तो अंत्येष्टि करने के लिए, क्रियाक्रम करने के लिए जो पैसों की जरूरत पड़ती है, इस छोटे से इनिशिएटिव से जो प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना है, उससे इसको हम कम से कम जो यूजुअली आम आदमी को ये दिक्कत होती है कि अब कफन कैसे करेंगे या अंत्येष्टि कैसे करेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे। सरकार इन माध्यम से सोच रही है कि लोगों के सपोर्ट किया जा सके, और स्वावलंबन की कई सारी स्कीम भी सरकार ने चला रखी। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में सरकार पहुंचने की कोशिश भी कर रही है। बस मेरी एक ही गुजारिश और है, अगर सरकार सीएससी सेंटर्स को सारी इंडस्ट्रीज के साथ में जोड़ देती है, तो जिस तरीके से मैं खुद 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट तो मैं खुद जाता हूँ, ऑन ग्राउंड काम करता हूँ, लोगों के साथ मिलता हूँ, मैंने ये पाया है कि महिलाओं को स्कीम्स बता दी गई, लेकिन उनको स्कीम्स कराने में तकलीफ हो रही। तो अगर सीएससी सेंटर भी इसके साथ में इंटीग्रेट हो जाती है या अपने अपनी इंडस्ट्रीज में एक सीएससी सेंटर हो और हर महीने के हिसाब से आपको इतने नंबर ऑफ स्कीम्स जो है एनरोल कराने ही कराने हैं। जैसे मैं टाटा के साथ था परसों, तो उन्होंने ये स्कीम चला रखी है कि वो हर ब्लॉक में और हर डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें लोगों को एनरोल करते हैं। इसी तरीके से अगर सरकार भी सीएससी सेंटर को इंटीग्रेट कर देती है यूपीएसआईडीसी के साथ में, तो वो एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा माध्यम हो जाएगा महिलाओं की समस्याओं को तुरंत निदान करने का। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं चाहूंगा कि आप लोग के अगर कुछ विचार हो या आपको कुछ प्रश्न हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो आज का सेशन जो अर्पिता जी ने लिया, अर्पिता जी धन्यवाद आज के लिए, आपने हमें समय नहीं दिया, और बाकी महिलाओं का और बाकी माताओं का, बहनों का जिन्होंने ये समय निकाल के आज हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो हमें, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज समापन की ओर बढ़ते हुए। मैडम जैसे कभी आपने कि कांटेक्ट करना, हमें कुछ बात समझ नहीं हो तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, आप प्रदीप जी से मेरा नंबर ले सकती हैं। अच्छा, जैसे फ्यूचर हमें कभी कोई बात करनी हो, जैसे कोई चीज समझ नहीं हो, हमें इतने अरे नहीं मैडम, आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपको जो अनुभव है वो मुझे भी नहीं है, हम किताबी कीड़े हैं, आप अनुभवी हैं। कहाँ रहती हैं अर्पिता जी आप? जी मैं मुंबई में रहती हूँ। थैंक यू। ठीक। वैसे आपने मुझसे पूछा है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकती हैं अंजू जी। 98 197 197 28 779 779। अर्पिता जी नाम है उनका। हाँ जी, अर्पिता राय। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, बहुत अच्छे, हमें नॉलेज हुई आपसे बात करके, बहुत चीज नॉलेज में आई हमें, तभी तो मैं आपसे कह रही थी कि जैसे इन फ्यूचर हमें कोई बात करनी हो, पूछनी हो तो हम आपसे पूछ के कांटेक्ट करके बात कर लें। आप पूछ सकते हैं, और फिर प्रदीप जी तो है ही हैं, वो भी आपको मेरा नंबर दे देंगे। और समापन की ओर बढ़ते हुए मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी कि सशक्त नारी पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर होती है। और जैसा कि बहुत फेमस महादेवी वर्मा का कथन है कि नारी सदैव अजेय रही है, तो ये कभी ना भूलें आप। कि कहा जाता है ना, मैं एक अभूतपूर्ण औरत हूँ, अभूतपूर्ण नारी हूँ, जी हाँ मैं हूँ, ये कभी ना भूलें। नारी सशक्तिकरण अपने आप आ जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का कदम मिलाकर चल, सफलता हमारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। क्या बात है, क्या बात है।
शुक्रिया, आभार। राधे कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे कृष्णा जी। जय माता दी। धन्यवाद Thanks, सभी बहनों प्रदीप का और सभी माताओं का। नमस्कार।